सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे थे, तो उसी संबंध में आज की हमारी यह जो क्लास होने वाली है मिडिल, आपको पता होना चाहिए 6 to 8 के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट होगी, जो कि एसएसटी आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, कुछ नए प्रश्न होंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे, मतलब मिक्स क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास को शेयर जरूर करिए अपने मित्रों तक। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन बस इतना करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन हर क्लास में अपने करते हैं कि पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं उनसे तो खास निवेदन है कि पूरी क्लास आप जरूर देखिएगा। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको पता होगा कि 60 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा, 60 प्रश्न जो मेरिट निर्धारित करती है आपके पेपर में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम स्पेशल क्लास होगी, पेपर में आने वाले प्रश्न होगा सामाजिक विज्ञान प्लस एसएसटी जो होते हैं, एसएसटी पेडागोजी के प्रश्न भी इसमें हम कराने वाले हैं। चलिए लेट न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है हमारा, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। अगर आप यह सोच रहे हैं यह प्रश्न नहीं आया, तो यह 2019 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, आप याद कर लीजिए, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। ए ऑप्शन जलवायु करेगा, बी ऑप्शन उच्चावच करेगा, सी ऑप्शन समय करेगा और डी ऑप्शन जो है वनस्पति जात और प्राणी जात करेगा। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है, अगर यह बात की जाए तो वह करेगा समय निर्धारित करता है, ठीक है, समय निर्धारित करता है। आप खुद देखिए, जो यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है 2019 के पेपर में आया हुआ प्रश्न था। अब आप सोचिए जुलाई में यह पेपर हुआ था 2019 में। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा तो आप किस प्रकार की तैयारी करें आप खुद जानते होंगे। इसलिए निवेदन करेंगे पूरी क्लास को जरूर देखिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको रोजाना दोपहर 1 बजे में क्लासेज मिल रही हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न है हमारा, देखिए, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है। ए ऑप्शन होगा सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, बी ऑप्शन होगा हमारा वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, सी ऑप्शन होगा नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन और डी ऑप्शन होगा हमारा जैव संसाधन और अजैव संसाधन। चलिए उत्तर बताइए, चलिए जल्दी उत्तर बताइए। एसएसटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप देख रहे हैं, तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सर्वव्यापक समाधान और अस्थानिक समाधान, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन संसाधन यह सही हो जाएगा, सर्वव्यापक संसाधन और अस्थानिक संसाधन, यह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आप यह मत देखिए, बार बार कमेंट मत करिए, आप यह मत देखिए कि एग्जाम डेट चेंज हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। एग्जाम डेट चाहे जो हो, चाहे 1 तारीख को, चाहे 15 को, चाहे 20 को, चाहे जनवरी में चला जाए, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन इतना मान के चलिए, मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको 1 दिसंबर का टारगेट बना के चलना है। आपका एग्जाम डेट मैं मानता हूँ टल गया, 15 दिसंबर को हो गया, अभी और टल भी सकता है, सब कोई वैसा बात नहीं है, ठीक है। फिर भी आप 1 को हो, 15 को, 30 को, 25 जनवरी को हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको तैयारी करनी है। यह समझिए कि आपको 24 में पेपर देना है, और बाकी इधर उधर की बात मत सोचिए, ठीक है। आपको वैसे यूट्यूब चैनलों पर कई जगह पर यह बार बार बताया जा रहा है, ये टल गए, ऐसे इसका घाटा ये हो गया, फ़ायदा हो गया, ये सब चक्करों में आप मत पड़िए। आपको इतना समझना है कि 2024 में आपको पेपर देना है, सीटेट का तो देना है, ठीक है। अगर आप मिडिल 6 to 8 में फार्म डाले हैं तो आपके लिए यह क्लास होने वाली है, ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले मैं खुद अपना यूपी टेट दोनों पेपर, सीटेट दोनों पेपर, रीट दोनों पेपर को पास करके तब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप नहीं मानते तो आप हमारे मार्कशीट पर जाइए, हमारे चैनल पर एक बार क्लिक करिए, वहाँ पर पूरा हमने अपना मार्कशीट अपलोड कर दिया अपने चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपसे कहा जा रहा है विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन देखते हैं, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। बी ऑप्शन होगा हमारा वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। और सी ऑप्शन होगा हमारा जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों। और डी ऑप्शन होगा हमारा जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों।
देखिए थोड़ा-सा ऑप्शन चेंज करके बाकी सेम शब्दों का यूज़ किया गया है। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, यह मत समझिएगा कि यह प्रश्न फिर से नहीं पूछा जा सकता। बिल्कुल आ सकता है क्योंकि सीटेट अपने प्रश्नों को थोड़ा-सा चेंज करके रिपीट करता है। आप नहीं मानते, आप प्रीवियस ईयर को हल करिए एक बार, आप खुद जान जाएँगे। ठीक है? चलिए, इसका उत्तर बताइए। इसका जो उत्तर होगा वह हमारा ए सही हो जाएगा। विविध समाज के संदर्भ में अगर बात की जाए तो जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शायद आप इससे पहले इस प्रश्न को नहीं पढ़े होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को हल किए होंगे तो आपको यह प्रश्न मिला होगा, लेकिन अगर आप नहीं हल किए तो टेंशन मत लीजिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, हम आपको करा देंगे। क्योंकि हमारे चैनल पर वह सभी मैटर प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक है, बाकी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप तैयारी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? आपसे कहा जाता है लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती कौन सा कथन दे रहा है? चलिए ए ऑप्शन, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। बी ऑप्शन होगा हमारा, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। और सी ऑप्शन होगा हमारा, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं। और डी ऑप्शन होगा हमारा, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। चलिए बताइए, कमेंट करिए, आप उत्तर देते रहिए। चलिए, रूढ़िबद्धता धारणा को चुनौती देता है कौन सा? तो यह देखिए, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होते हैं। यह ज़्यादातर जो महिलाएं वाहन चालक की बात करते हैं अगर हम, तो ज़्यादातर पुरुषों का नाम हमें आता है वाहन चालक की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की बात की गई, इसलिए यह रूढ़िबद्धता को चुनौती दे रहे क्योंकि महिलाएं गाड़ी चलाने की बात कर रहा है यहाँ पर। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लें, बताइए। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो आप अभी से जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं आपको। धीरे धीरे एक ऐसे स्तर पर आपको पहुंचा देंगे जहां से आप प्रश्न देखते ही आप उत्तर टिक कर देंगे। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पर लाइक नहीं किए तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें फ्री में क्लासेज मिल रही हैं। यूट्यूब पर कोई ऐसा भी टीचर आया है जो अपनी मार्कशीट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है, लेकिन आपको शायद उसकी वैल्यू ना पता हो, क्योंकि आप उन कोचिंग संस्थानों के पीछे पड़े हैं। शायद उनके पास सीटेट की मार्कशीट भी नहीं होगी, प्रमाण पत्र भी नहीं होगा, लेकिन वो आपको पढ़ा रहे हैं और आप उनसे खुशी खुशी पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं खुद यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास करके देखा हूँ, अपनी मार्कशीट प्रूफ के तौर पर दिया हूँ, तब आपको बता रहा हूँ। मैं भी पहली बार में पास किया था, आप भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं 2020 में एक ही साल तीनों परीक्षाओं को पास करके छोड़ दिया उन सभी चक्कर। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं अगला क्या होगा। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? कहा जा रहा है नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? ए ऑप्शन होगा हमारा, श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। बी ऑप्शन होगा हमारा, महिलाओं के लिए मताधिकार। और सी ऑप्शन होगा हमारा, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। और डी ऑप्शन होगा हमारा, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। तो कमेंट करिए और उत्तर बताइए। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की बात की गई यहाँ पर, तो महिलाओं के लिए मताधिकार, यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ व्याख्या करने की बात नहीं है, क्योंकि यह सिंपल उत्तर आपको पता होना चाहिए। ये जो है ये सब फैक्ट वाले प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए, महिलाओं के लिए मताधिकार, यही नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित मांग थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा आईने अखबारी से यह संबंधित प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रश्न है हमारा, आईने अखबारी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा सही है आपसे यह पूछा जा रहा है। चलिए, ए ऑप्शन, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी की वितरण प्रस्तुत करती है। बी ऑप्शन होगा हमारा, यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 भागों में पहला भाग है। और सी ऑप्शन, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा। चलें,
चलिए जल्दी उत्तर बताते रहिए आप लोग क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर आपको कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। अगर आप जल्दी जल्दी कमेंट करते रहेंगे तो आपको जल्दी से क्लास समाप्त हो जाएगी आपका क्लास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी के वितरण प्रस्तुत करती है, ठीक है। चलिए, एसएसटी टफ होता है, आप मानेंगे नहीं। अगर आप अभी से धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे ना तो आने वाले समय में आपकी एसएसटी भी ठीक ठाक हो जाएगी। लेकिन हम इतना रिक्वेस्ट करते हैं आपको सभी क्लासेज को पढ़ना है, क्योंकि आपको एसएसटी नहीं आता, मान लीजिए चलिए 60 नंबर हटा दीजिए, फिर भी आपके पास 90 नंबर है। 90 नंबर में आपको पता होगा 30 नंबर सीडीपी होगा मिडिल में, 30 नंबर हिंदी हो जाएगा और 30 नंबर लैंग्वेज होगा, चाहे संस्कृत चाहे इंग्लिश, ठीक है, चाहे उर्दू चाहे जो भी लेते हैं आप। तो इन तीनों सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करिए ना। हम बोल रहे हैं कि अगर आपको 90 प्रश्न मिल रहे हैं उससे संबंधित तो 70 प्रश्न सही कर दीजिए, कम से कम 70 करिए। अगर प्लस हो जाए तो 80-85 कर दीजिए, ठीक ही है, ठीक। तो 70 प्रश्न आप इसमें कर दे रहे हैं तो आपको 60 नंबर में तुक्का भी मारेंगे 20-25 प्रश्न सही हो जाएंगे और आप आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन आप आगे अभी से अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो यकीन मानिए 120 प्लस मारेंगे स्कोर, क्योंकि आपके पास लगभग 2.5 महीने का समय, 3 महीने का समय हो चुका है अब, तो तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब बोलने का कुछ और मतलब नहीं होता, बस इतना होता है कि आप थोड़े से जोश में आइए, क्योंकि आपके पास समय कम बचा है। अगर आप सोचेंगे कि मैं फार्म अभी डालूंगा फिर पढ़ाई करूंगा, इधर उधर की बात ज़्यादा सोचेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने अपने कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। ए ऑप्शन गुरु तेग बहादुर, बी ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह और सी ऑप्शन गुरु अंगद और डी ऑप्शन गुरु अर्जुन। चलिए चलिए बताइए, कमेंट करिए, चलिए जल्दी करिए, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। आप लोग कुछ प्रश्नों का उत्तर तो दीजिए, जल्दी करिए। चलिए, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह होगा गुरु अंगद। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु अंगद सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। गुरु अंगद सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एसएसटी महत्वपूर्ण क्लास है आपका। यह जो प्रश्न है यह थोड़ा सा बड़ा, इसलिए हम छोटा कर रहे हैं। चलिए प्रश्न है हमारा, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। आपसे समुद्रगुप्त के बारे में बात की गई है, तो अगर आप एसएसटी को एनसीईआरटी से पढ़े होंगे तो आपको आसानी से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। कहा गया है समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थे। ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन हमारा, इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। बी ऑप्शन, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। और सी ऑप्शन है हमारा, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्री का विवाह उससे किया। और डी ऑप्शन, ये उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। चलिए, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, इस प्रश्न से बड़ा तो इसका ऑप्शन बड़ा है, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना। सीटेट हमेशा बड़े ऑप्शनों के साथ आपके समझ प्रश्नों को अपने प्रस्तुत करता है, क्योंकि सीटेट खुद चाहता है कि आप इस प्रश्न को पढ़ने और समझने में ही समय वेस्ट कर दें, ताकि आपका प्रश्न पूरा हल ना हो सके, ठीक है। अभी से आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाइए, क्योंकि सीटेट प्रैक्टिस मांगता है। ऑनलाइन कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए, प्रैक्टिस करिए और बुक खरीदिए, और कुछ नहीं पढ़ना सीटेट में, ठीक है। इससे तो कोई नौकरी मिलने वाला नहीं है। आप सिर्फ पास मार्किंग ला दीजिए, जैसे ओबीसी को 82 और जनरल के लिए 90 नंबर होता है, तो इनमें आप कैटेगरी पास कर दीजिए बस, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बताइए। अगला प्रश्न होगा हमारा,
प्रश्न है हमारा, सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है और 2019 जुलाई में जो पेपर हुआ उसमें आया प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए। सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है, खानकाह कहा जाता है, ईदगाह कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर बताइए आप लोग, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? चलिए चलिए, सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सूफी संत के जो मकबरे होते हैं उन्हें दरगाह कहा जाता है। आपने आस पड़ोस में देखे होंगे तो जानते होंगे, नहीं देखते होंगे तो आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे, उसमें इसका वर्णन किया गया है विस्तार से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसा लगा? अगला एक प्रश्न और है, देखिए। चलिए देखते हैं कितना प्रश्न है। एक ही प्रश्न और है, एक प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। ठीक है, विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया, किसके द्वारा? ए ऑप्शन है हमारा सखुबाई द्वारा, बी ऑप्शन है हमारा रामानुज द्वारा, और सी ऑप्शन है हमारा एकनाथ द्वारा, और डी ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए उत्तर। चलिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस प्रश्न को हमने प्रीवियस ईयर के अंतर्गत कराया था, मतलब यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपको इतना करना है कि आप प्रीवियस ईयर पढ़े हैं कि नहीं, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जानना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप लोग जब भी, चाहे जिस दिन इस वीडियो को देखें, चाहे 10 दिन बाद देखें, चाहे 2 महीने बाद देखें इस वीडियो को, तो इसमें कमेंट जरूर करके बताना कि इसका उत्तर क्या होगा। इतना मैं बता दे रहा हूँ, यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आपको उत्तर इसका आना चाहिए। ठीक है, चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि आप इसका कमेंट करके उत्तर जरूर बताएंगे। और इससे एक बात और साबित हो जाएगी कितने लोग हैं जो लास्ट समय तक वीडियो को देखते हैं हमारे, क्योंकि सिलेक्शन तो वही लेगा जो अंतिम समय तक लड़ाई करेगा, मतलब अंतिम समय तक पढ़ाई करेगा। बाकी वैसे तो फार्म पता ही होगा, 28 लाख फार्म पड़ेगा कम से कम, क्योंकि जुलाई 2024 में जो पेपर हुआ सीटेट का उसमें 27 लाख फार्म पड़ा था, जिसमें से लगभग 21 लाख लोग फेल हो गए थे। तो वह प्रक्रिया चलती रहेगी, फेल होने वाले फेल होते रहेंगे और पास होने वाले एक बार में पास होकर चले जाएंगे। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपका दायित्व तो क्या होता है, आपको खुद समझना पड़ेगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज की यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो निवेदन बस इतना करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा तो रोज़ाना दोपहर 1 बजे हमारे चैनल पर ज़रूर पहुंचिए, वहां पर आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं कि आप अंतिम समय तक पढ़ाई करेंगे और अच्छे से पास होंगे। आज के इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ दोपहर 1 बजे। जुड़ना ना भूलें हमारे चैनल लक्ष्य तक पर। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।